सो फ्रेंड्स अभी एक अनफॉर्चुनेटली मुझे बाद में ख्याल आया कि मैं ये वीडियो बना रहा था तो बनाने का ख्याल एकदम से आया। मैंने अभी स्टेक के ऊपर अपना जो रेंटल था मेरा वो मैंने विथड्रॉ कराया था और स्टेक के बारे में मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। अभी मेरी दोबारा से मैंने इसलिए बनाई है वीडियो कि काफ़ी अर्सा हो गया था लास्ट वीडियो बनाए हुए और उसमें मैंने अपडेट नहीं दी थी और प्लस ये कि कुछ लोगों की क्यूरीज थी, तो मैंने कहा उसको भी मैं एड्रेस कर दूंगा और अपना रेंटल भी दिखा दूंगा कि कौन सा प्रोसेस है। लेकिन वो इत्तेफ़ाक से वो मैंने उसको प्रेस किया और वो उसने ऑटोमैटिकली मुझे उसी टाइम पर कैप्चर कर लिया, क्योंकि मेरा जो बैंक अकाउंट था वो पहले से उसके अंदर फेड था। मतलब मुझे नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं दिया कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकूँ। ख़ैर, तो मेरा अभी जो रेंटल आया था मैं आपको एटलीस्ट वो दिखा देता हूँ कि कितना रेंटल था और क्या उसका बैकग्राउंड था, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो अब ये मैं स्टेक के प्लेटफ़ॉर्म पे जाता हूँ। स्टेक के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मैं इसकी जो ऐप है इसके अंदर जाता हूँ और दोबारा से देखता हूँ, हो सकता है मेरी ट्रांज़ैक्शंस के अंदर यस ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर पेंडिंग नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अब तक अभी-अभी मैंने इसको विथड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट की है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 307.634 दिरहम्स थे, जो एचएसबीसी के अंदर मैंने विथड्रॉ करने की रिक्वेस्ट की है। ये 1 से 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे, मेरे अकाउंट में आ जाएँगे। इससे पहले मेरी स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, रेंट्स पेड, रेंट्स पेड, रेंट्स पेड, रेंट्स पेड, ये सारी रेंटल्स है। इससे पहले भी एक विथड्रॉल हुआ था, ये भी मेरे पास फ़ौरन आ गया था, 136 दिरहम्स का था। इस दफ़ा का जो विथड्रॉल है वो 307 दिरहम्स का है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैंने पहले जिनमें इन्वेस्ट किया हुआ था, उसके रेंटल्स आना स्टार्ट हो गए। तो मैं पहले थोड़ा-सा एक आपको ओवरव्यू दे दूँ जो लोग नए हैं उनको, कि स्टेक है क्या? इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत कैवेट्स हैं इसके अंदर, कुछ लोगों की मिसकॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा-सा इसमें एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, स्टेक जो है वो बहुत सारे मुल्कों में ऑलरेडी इस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जो मैंने देखा है वो ज़्यादातर थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं हो रहा होता है। दुबई के अंदर जो इस तरह का जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है। पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स, इनफैक्ट इंडिया में भी मैंने देखे हैं, लेकिन वो उनकी रेगुलेशंस उस तरह की नहीं है जिस तरह की यहाँ पर स्टे की है। फ़र्ज़ करें 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक पाकिस्तान की बात कर लें ना, तो पाकिस्तान के अंदर एक अपार्टमेंट किसी को पसंद आ गया है और उन्होंने, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लोगों को जमा किया और लेट्स से 10 करोड़ रुपए की का अपार्टमेंट था, 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 लोगों को जमा करके 1-1 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया और वो खरीद लिया। वो किसके नाम पर होगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, इस तरह की सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप इस तरह से क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ बाय लॉ नहीं खरीद सकते, लेकिन लोग खरीदते हैं। लोग उसके अंदर थोड़ा-सा ट्रस्ट फैक्टर होता है, तो उसके अंदर लोग कर रहे होते हैं इस तरह की ट्रांज़ैक्शंस, लेकिन ये इल्लीगल भी है और ये इसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं बाद में। अच्छा, अभी आगे चलने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की। यूएई में रहते हुए अगर आप एक्सपर्ट हैं या जीसीसी कंट्रीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो आपको इस तरह का कंटेंट शायद और कहीं ना मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आ रही हो आपको बहुत आराम से मिल जाए। बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसकी बात करें तो स्टेक के अंदर, स्टेक जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर बात करें तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर और अपनी ऐप के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले की हुई हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आपको आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका शेयर बन जाता है और उसी शेयर के हिसाब से आपको रेंटल भी मिल रहा होता है और इवेंचुअली जब आप उसको बेचेंगे उस प्रॉपर्टी को, तो उसके अंदर आपका जो जो भी आपका शेयर होगा वो उसी हिसाब से परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। अब पहले मैं थोड़ा-सा ये बात करता हूँ कि लोगों के अंदर क्या मिसकॉन्सेप्ट है, जो मुझे भी बार-बार लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो ये कि इसकी जो फ़ीस है स्टेक की वो ज़्यादा है। अब फ़ीस आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में लेंगे, कहाँ या लेट्स से आप दुबई की कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं। दुबई की कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, आप बैंक फाइनेंस ना भी करवाएँ, सिर्फ़ एक अपनी प्रॉपर्टी खरीदने, एक लेट्स से सेकेंडरी मार्केट से प्रॉपर्टी खरीदने, जो कि एक नॉर्मल मार्केट होती है, आपने घर बेचा, दूसरे बंदे ने खरीदा, उस केस के अंदर 7 टू 8% के करीब आपको एक्सपेंस पड़ता है। एक्सपेंस पड़ने का मतलब क्या है कि अगर 1 मिलियन दिरहम की कोई प्रॉपर्टी है, तो आप समझ लें कि 70 से 80 हज़ार दिरहम, और बल्कि मैंने इस बारे में बात की थी, अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की है खुर्रम खानी साहब के साथ, जो कि यूएस में होते हैं, लेकिन उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उन्होंने भी इस बारे में बात की थी। मैंने इस पे शॉर्ट्स भी बनाए थे कि आपका ऑलमोस्ट 10% निकल जाता है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, तो -10% पे खड़े हुए होते हैं अगले दिन। जैसे गाड़ी की बात करते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर तो एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो नॉर्मली गाड़ी की प्राइसेज़ बढ़ जाती हैं, लेकिन गाड़ी की प्राइसेज़ या पूरी दुनिया में जिस तरह से चल रहा होता है, आज आप नई गाड़ी लेते हैं, तो अगले दिन गाड़ी की वैल्यू नीचे चली जाती है, ऑलमोस्ट कोई 10-15% नीचे चली जाती है। इसी तरह से प्रॉपर्टी भी आज आप खरीदते हैं, अगले दिन प्रॉपर्टी की प्राइस
नीचे आ जाएगी। नीचे आने का मतलब क्या है? आज आपने प्रॉपर्टी की लेट्स से 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, या लेट्स से दुबई में की बात करें तो 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदी, तो कल बेचने जाएँगे तो प्रॉपर्टी की प्राइस तो सेम है। वो 1 मिलियन दिरहम ही है। यानी कि आज प्रॉपर्टी खरीदी आपने, कल आप उसको बेचने जाएँगे तो 1 मिलियन दिरहम की बिकेगी। प्रॉपर्टी की प्राइस कम नहीं हुई, लेकिन जब आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए उसको जो भी आप खर्चा करेंगे, लेट्स से एजेंट के पैसे देंगे, डीएलडी के पैसे देंगे, गवर्नमेंट की फीस होती है और इसके अलावा और बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 7-8% के करीब आपका खर्चा पहुँच जाता है। और ये खर्चा उस तरह का खर्चा नहीं होता जो कि एक थ्रू लेट्स से थ्रू आप एसओपीज़ को फ़ॉलो करते हुए करें, तो इसके अंदर और खर्चे आते हैं। अगर आप इसकी इवैल्यूएशन करवाने जाएँगे प्रॉपर्टी की, तो उसमें और खर्चे आएँगे। इसके अंदर अगर आप सर्वे करवाने जाएँगे प्रॉपर्टी का, तो और खर्चे आएँगे। इसके अलावा इसमें आप इंश्योरेंस करवाएँगे तो वो और खर्चे आएँगे। प्लस ये कि अगर फ़र्ज़ करें आप कोई प्रॉपर्टी इस मकसद से खरीद रहे हैं कि आपको उसको हॉलिडे होम के ऊपर देना है या एयरबीएनबी करना है, तो जब आप खरीदेंगे तो उसको रेनोवेट करने के अंदर आपके खर्चे आएँगे। तो ये सारे खर्चे जब आप मिलाएँगे तो आपके जो 7-8% के करीब जो खर्चा आना था एक दफ़ा प्रॉपर्टी लेने का, वो बढ़कर 10% 11% तक जा सकता है। तो जब ये सारे खर्चे आपको नज़र आएँगे तो आपको लगेगा कि यार ये एक्सपेंसिव हो रहा है, लेकिन जितने आप एक्सपेंस करेंगे उतना आपका हेडेक कम होगा। अब आप मेरी एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि इवन मुझको इतना कि मैं पाकिस्तान के अंदर मेरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं उनको रेंट बढ़ाने की बात करता हूँ, तो मेरा टाइम का एक्सपेंस जा रहा होता है। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं हैगलिंग करूँ अपने जो टेनेंट्स हैं उनके साथ, वो मेरा टाइम ज़ाया हो रहा होता है। मैं स्टेक के साथ जाता हूँ या इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके साथ जाता हूँ, तो मुझे ये पता है कि यार उनकी एक प्रोफ़ेशनल टीम है जिसकी मैं फ़ीस पे कर रहा हूँ। वो टीम, उस पे मुझे थोड़ा-सा ट्रस्ट है और इसके अलावा जो इनके प्रोसेसेज़ हैं, उसके ऊपर भी मुझे ट्रस्ट है। यानी कि मुझे पता है मेरे जो प्रॉपर्टी है वो सेफ हैंड में है। उसकी एक एसपीवी बनी हुई है जो कि मेरे नाम पर है, जो कि मैं डीआईएफसी के पब्लिक रजिस्टर में जाऊँगा, तो वो मुझको मेरा नाम नज़र आएगा उसके अंदर। मुझको ये पता है कि जो भी रेंट मैं जिस तरह भी रेंट पे दूँ, चाहे उसको मैं एयरबीएनबी करूँ, चाहे मैं उसको एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट को, एक इंडिविजुअल टेनेंट को रेंट करूँ, वो एक प्रोफ़ेशनल कंपनी है जो उसको मैनेज कर रही होगी। फिर कम जो अपार्टमेंट है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आप खुद करने जाएँगे तो आई मीन इट्स एब्सोल्यूटली रिकमेंडेड कि आप खुद कर लें उसको। लेकिन आप कर सकते हैं खुद, प्लस आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बगैर बैंक जाए हुए आप एक 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी खरीद कर उसको रेंट पे दे दें आराम से। आप ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, यू शुड गो फॉर इट। लेकिन अगर मुझ जैसा कोई बंदा होगा और मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मेरे पास 3-4 प्रॉपर्टीज़ हों जो हॉलिडे होम पे चढ़ी हुई हों और मेरा उनका रेंटल आता रहे, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से जाऊँगा तो मुझे पता है कि वो इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मेरे पास अगर 3-4 प्रॉपर्टीज़ खरीदनी होंगी मुझको डिफरेंट जगहों पर दुबई में, तो मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट होनी चाहिए, जो कि मैं उस उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करूँ। और वन्स मैं उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, फिर मुझको लाज़मी एक प्रॉपर्टी एजेंट भी हायर करना पड़ेगा ताकि मेरी प्रॉपर्टीज़ को वो देख सके। ये सारा काम आई एम वेरी हैप्पी कि मुझको ये स्टेक में नहीं करना पड़ता, और जिसकी वजह से मुझको ये इशू नहीं होता इसके अंदर कि मैं टेनेंट से डायरेक्ट हैगलिंग कर रहा हूँ, या लेट से मैं टेनेंट के साथ बात कर रहा हूँ और मुझे कोई लेट से रात में कोई कॉल करता है कि यार ये प्रॉब्लम हो गया एयर कंडीशनिंग का, या ये मसला हो गया, या एयरबीएनबी किया हुआ है तो कोई कोई नया टेनेंट आया तो उसने उसको लॉक नहीं खुल रहा। ये इस तरह के मसले मुझको नहीं होते अगर मैं स्टेक के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई स्टेक की। स्टेक के अंदर जैसे मैंने कहा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको हर सूरत में अपना विज़न थोड़ा-सा आगे का रखना होगा, और उसको जैसे प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट करता है कि आपको लॉन्ग टर्म विज़न रखना पड़ता है, इसी तरह से स्टेक जैसी जो जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है उसके अंदर भी लॉन्ग टर्म विज़न ही रखना होगा। अदरवाइज़ आप उसमें नुकसान करेंगे अगर आपने जल्दी करने की कोशिश की इसको, जल्दी सेल आउट करने की कोशिश की या जल्दी लिक्विडेट करने की कोशिश की। तो जो पैसे भी इसमें आप इन्वेस्ट करें, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी। अच्छा, अब मैं आपको एक अपनी ईमेल दिखाता हूँ, जो पुरानी ईमेल्स हैं, जिसके अंदर लेट्स से ये 14th अक्टूबर को एक ईमेल हुई थी, जिसके अंदर एड्रेस डाउनटाउन दुबई मॉल की जो प्रॉपर्टी थी 640 दिरहम्स मैंने इन्वेस्ट किए थे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर मैंने इसी प्रॉपर्टी के अंदर एक और दफ़ा इन्वेस्ट किया था। यस, एड्रेस दुबई मॉल डाउनटाउन, ये 11,000 दिरहम इन्वेस्ट किए थे, और एक और प्रॉपर्टी थी इसमें 15,000 दिरहम्स इन्वेस्ट किए थे। मैं अगर एड्रेस दुबई मॉल की प्रॉपर्टी की बात करूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 54.85 दिरहम्स इसकी एक्सपेक्टेड रेंटल इनकम होगी आगे जाकर। तो मैंने इसमें एक दफ़ा लेट्स से इन्वेस्ट किए जो आपको नज़र आ रहे थे 11,000 दिरहम्स, और दूसरी दफ़ा मैंने इन्वेस्ट किए ऑलमोस्ट कोई 640,000 दिरहम। तो
11,640,000 दिरहम्स मैंने इसमें इन्वेस्ट किए। तो और एक्सपेक्टेड जो इसका रेंटल मुझको मिलना चाहिए था वो 56 के करीब, 56 दिरहम्स, 57 दिरहम्स पर मंथ का मुझे रेंटल मिलना चाहिए था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो रेंटल इनकम मेरे पास आई है वो कितनी आई है। तो मेरी जो अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो क्योंकि ये एक हॉलिडे होम रेंटल था, तो जब मैंने अक्टूबर में इन्वेस्ट किया तो मुझको फर्स्ट रेंटल इसका जो मिला है वो मुझे मिला है इसका जनवरी में। और जनवरी के अंदर जब मुझको रेंटल मिला है वो 47.53 दिरहम्स का था। फिर फरवरी में 57 दिरहम्स का मिला है, फिर 63 दिरहम्स का मार्च में मिला है, अप्रैल में 57 दिरहम्स का मिला है और 50.7 का मई में मिला है। ये वेरिएशन इसलिए आती है क्योंकि जब आप हॉलिडे होम का रेंटल पे जाते हैं, इस मॉडल पे जाते हैं, तो कभी आपकी ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होती है और कभी कम होती है, लेकिन एवरेज आउट होकर अगर अच्छी रेंटल कंपनी है जिसको आपने दिया हुआ है, तो एवरेज आउट होकर वही प्रेडिक्टेड जो रेंटल थे उतने ही मिलेंगे। मैं इसके अंदर आपको ये दिखाता हूँ कि मेरे पास जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप एड्रेस दुबई मॉल को देखेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जो इसकी एनुअलाइज़्ड रिटर्न है वो 10.37% है, लेकिन ये जो एनुअलाइज़्ड रिटर्न दिखा रहे हैं, ये नेट नहीं है। नेट की बात करेंगे तो प्रोजेक्टेड नेट यील्ड 6.6% की है। तो मैं सिर्फ़ पॉइंट ये है, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि मेरे पास अभी तक टोटल रेंट रिसीव जो है वो 275 दिरहम्स है। लास्ट पेमेंट 50.7 दिरहम्स की थी, जो मैंने आपको बताया था कि मई की पेमेंट थी। और अगली एक्सपेक्टेड पेमेंट जो आनी है वो 30th जून को आनी है। बाकी इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो लेजिटिमेसी का मसला नहीं है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आपको सारे यहाँ पर नज़र आएंगे। इसके पॉइंट मेरा ये है कि आप जब भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आप लॉन्ग टर्म विजन रखें। शुरू में थोड़ा सा लेट्स से कम इन्वेस्ट करें, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे अगर आपकी इसका लेट्स से आपको ट्रस्ट बिल्टअप हो रहा है तो आप उसके अंदर और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो बाय द वे मेरा एक रेफरल कोड है, वो मैंने नीचे लगा दिया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। और उसके अंदर जब आप उस कोड को डालेंगे तो 250 दिरहम्स का आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, जो मैं ये देख रहा था, वेबसाइट मर्सर की वेबसाइट थी, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात हुई थी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर मैं ये देख रहा था कि जो लीस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ थे वो तो एक अलग ही चीज़ है। यहाँ पर इस जो ये जो चार्ट है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये मेरा सिटी है, एंड आई आई एम वेरी सैड टू सी दिस कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और लोएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग ये आपको कराची में मिलेगा यहाँ पर। खैर एनीवेज़, ये तो एक एक जस्ट एज़ अ जनरल मैं मैप दिखा रहा था आपको, लेकिन मुझे जो पॉइंट था यहाँ पर दिखाने का वो ये था कि अब आप इसमें सर्च करें दुबई। दुबई में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी कि जो द नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन दिस रीजन इज़ यूएई, नेमली इन दिस रीजन इज़ इन द यूएई, नेमली दुबई एंड अबू धाबी। अबू धाबी 43 रैंक कर रहा है और दुबई 18th रैंक कर रहा है। और इन्होंने लास्ट ईयर से सिग्निफिकेंट जंप ली है, ऑलमोस्ट कोई इसके अंदर 18 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स की जंप ली है दुबई एंड अबू धाबी ने। पॉइंट ये है कि इसके अंदर जब आप मैंने इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि दुबई एक बड़ा वियर्ड किस्म का आपको ट्रेंड दिखाता है। तो अगर आप दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको एक टाइम आएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो 10 साल, 11 साल, 15 साल के अंदर एक टाइम ज़रूर आएगा जिसके अंदर आपको एग्ज़िट करने का मौका भी मिल सकता है। अब इसी पॉइंट पे देखें तो स्टेक के अंदर भी एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटीज़ स्टेक के अंदर आपको मिलती हैं हर 6 महीने बाद। आप इसके अंदर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आप उसको, अगर आपने 1 साल से पुराना इन्वेस्टेड हैं, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको जब भी इनका जो साइकिल आती है जिसके अंदर एग्ज़िट आप कर सकते हैं, तो उसके अंदर अपनी जो भी बिड है आप डालें, और उसके बाद अगर कोई उसके अंदर इंटरेस्टेड होगा तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ले सकता है। मैं अभी तक इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट जो साइकिल आएगी उसके अंदर प्रॉब्ली मेरा इतना टाइम हो चुका होगा कि मैं उसके अंदर प्रॉब्ली एटलीस्ट खरीद सकूँगा नई प्रॉपर्टी, अगर मुझे खरीदनी होगी। आई मीन टू से कि उसके अंदर मैं थोड़ा-सा स्टेक ले सकता हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि हो सकता है आपको कभी-कभी जो जो सेकेंडरी मार्केट है उसके अंदर रेट्स कम मिल जाएँ, और उसका रीज़न ये होता है कुछ लोग अगर अनफॉर्च्युनेटली उनको जल्दी एग्ज़िट करना पड़ता है तो वो हो सकता है डिस्काउंट के ऊपर भी लगा दें अपनी प्रॉपर्टीज़ को। लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि कोई बहुत मेजर डिस्काउंट आपको नहीं मिलता। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं और उसमें जो जो भी उनको प्रॉफ़िट लेना है वो प्रॉफ़िट रेंटल की फ़ॉर्म के अंदर ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म जब जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 5 साल का होराइज़न रखें। मैं एटलीस्ट 5 साल का होराइज़न रखता हूँ किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, इनफैक्ट 10 साल का भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे कम का रखेंगे, 3 साल का रखेंगे, 2 साल का रखेंगे, उसके अंदर आपको जो भी फ़ीस इनिशियली लगती है, किसी भी प्रॉपर्टी के केस में जा रहे हैं या इस केस में चले जाएँ, तो आपको
उसके अंदर वो फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि इसके अंदर आपको एक और चीज़ ये देखें कि आपको बैंक्स की तरफ भी नहीं जाना पड़ता। अगर प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं आप, प्रॉपर्टी के अंदर शेयर परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको इसके अंदर बैंक्स को भी नॉक नहीं करना पड़ेगा और उसकी वजह से आप अगर कोई इंटरेस्ट का कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो वो भी उस केस में नहीं जाएँगे और मैं फिर वही कहता हूँ कि लेवरेज ज़्यादा ना करें तो बेहतर है। आजकल के ज़माने में यू नेवर नो कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जाते हैं। तो आपकी जो ये वाली इन्वेस्टमेंट होगी ये इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी मंथली जो जो मंथली तो कुछ जाएगी नहीं ना, इसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश फ्लो पॉज़िटिव होगा। तो आपकी जो इसके अंदर नॉर्मली अगर मॉर्गेज पे जाते हैं तो आपकी कैश फ्लो पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट होंगे। इसमें आपका जो भी होगा वो कैश के ऊपर होगा। टेक के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उनकी जितनी भी नीचे मैंने एक इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत जितनी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर मैंने जितनी वीडियोज़ बनाई थी, उनका लिंक मैंने लगा दिया, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई नई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएँ कि कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताएँ। इसके अलावा मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। यूएस रीट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया कि यूएस रीट्स में इन्वेस्टमेंट कैसी है और इसके अलावा पैसिव इनकम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।